नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं व्याख्याता ग्रेड 1 के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो देखिएगा दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये कह रहा है कि सूची फर्स्ट में स्थिति या कोई बहुपद दिया हुआ है, सूची सेकंड में गुणधर्म और उसका क्या है, परिणाम है। ठीक है, हाँ जी, एक शून्य बहुपद है। हाँ जी, तो शून्य बहुपद के बारे में अपन क्या जानते हैं? शून्य बहुपद की खास बात यह होती है कि इसकी घात जो होती है वो घात अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, इसकी कितनी भी घात लगा सकते हैं। ठीक है, तो घात परिभाषित नहीं है, इसका मतलब है ए का मैच किससे होगा? 3 से। तो ए का मैच 3 से होगा, तो ये पड़ा ये सी ऑप्शन में, तो इसका मतलब सी राइट हो जाएगा यहाँ पे इसका। ठीक है, हाँ जी। दूसरा क्या कह रहा है कि इस जो बहुपद है, इस बहुपद के शून्य क्या क्या हैं? तो चर राशि के वे मान जो बहुपद को शून्य बना देते हैं बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं, लेकिन वास्तविक मान होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो बताओ बंधु, यहां पे 2 रख देता हूं माइनस का, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 10 कितना? 14। और ये माइनस का 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? माइनस का 14। तो प्लस का 14 माइनस का 14 जीरो हो जाएगा। और एक माइनस का 5 भी रख देता हूं, तो प्लस प्लस का 25 और 10 35 हो जाएगा, माइनस का 35। इसका मतलब इस 2 नंबर का मैचिंग किससे होगा? 4 से हो जाएगा। तो बी का मैचिंग किससे हो जाएगा? 4 से हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में कि द्विघात बहुपद यदि d बराबर 0 है, अगर d बराबर 0 होता है तो बंधु ध्यान रखना, इस d की कंडीशन पे डिपेंड करता है। d यदि 0 हो जाता है, d यदि ग्रेटर देन 0 हो जाता है, 2 3 ऐसे, d ग्रेटर देन 0 हो जाता है या फिर d लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, तो d लेस देन 0 हो जाता है। डी ग्रेटर देन 0 पे मूल वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं बंधु? मूल वास्तविक होते हैं। इधर भी मूल डी पर बराबर 0 पर वास्तविक होते हैं, लेकिन डी लेस देन 0 पर मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। इधर मूल समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। इधर मूल क्या होते हैं? असमान होते हैं। इधर भी मूल क्या होते हैं? असमान होते हैं। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 में अगर परिमेय संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो अपन कह सकते हैं कि इसका मूल परिमेय होंगे, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अपरिमेय होंगे। तो वास्तविक व समान होंगे, तो अपन कहेंगे कि वास्तविक समान वास्तविक शून्य होंगे। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सी का मैचिंग किससे होने वाला है? 1 से। तो सी का मैचिंग 1 से हो रहा है बिल्कुल। तो अब डी का 2 से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कह रहा है कि त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है, तो बताओ बंधु कम से कम एक वास्तविक शून्यंक होगा। बिल्कुल सही बात है बंधु, क्योंकि काल्पनिक शून्यंक हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? युग्म में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो अगर इसके 3 शून्य का अधिकतम हो तो 3 शून्य में से 2 काल्पनिक हो जाएंगे, एक तो वास्तविक होना पड़ेगा। ओके, 3 काल्पनिक मूल नहीं हो सकते। ओके, क्योंकि काल्पनिक मूल जोड़े में होते हैं, तो जोड़ा 2 का ही बन सकता है फिर, या 4 का बन सकता है। ओके, तो ये तो चेक भी नहीं करना था डी का, तो आपको पहले दूसरे तीसरे से ही मैचिंग हो रही थी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होगी। देखो बंधु, बहुपद के शून्यंक की परिभाषा क्या होती है? शून्यंक की परिभाषा क्या होती है? शून्यंकों की संख्या। बहुपद के शून्यंक किसे कहते हैं? मैं आपसे पूछूं कि बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं, तो शून्यंक क्या होते हैं? चर राशि के वास्तविक मान। चर राशि के कौन से मान? चर राशि के वास्तविक मान। चर राशि के वास्तविक मान जो बहुपद को क्या बना देते हैं? शून्य बना देते हैं। जो बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। चर राशि के वास्तविक मान जो बहुपद को शून्य बना दे, शून्यांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शून्यांक कहलाते हैं। बंधु शून्यांक जो होते हैं इनको इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं इनको इंग्लिश में। और एक होता है समीकरण के मूल। समीकरण के मूल काल्पनिक हो सकते हैं। समीकरण के मूल, किसके मूल? समीकरण के मूल। समीकरण के मूल बोले तो रूट्स जो होते हैं, समीकरण के मूल काल्पनिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? काल्पनिक हो सकते हैं। समीकरण के मूल काल्पनिक हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वास्तविक भी हो सकते हैं समीकरण के मूल। समीकरण के मूल काल्पनिक वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन बहुपद के जो मूल होते हैं, शून्यंक होते हैं, वो हमेशा हमेशा कैसे होते हैं मेरे बंधु? वास्तविक मान होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक मान होते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन देखते हैं तो बहुपद में चर राशि के, बहुपद का जो ग्राफ होता है एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है, प्रत्येक बिंदु उसका शून्य कहलाता है। और एक्स अक्ष पे जो मान होते हैं मेरे बंधु, ये जो एक्स अक्ष पे जो मान होते हैं, एक्स अक्ष पे जो मान होते हैं वो मान सारे के सारे क्या होते हैं? वास्तविक मान होते हैं। एक्स अक्ष पर क्या होते हैं? वास्तविक मान होते हैं। कुछ बहुपद ऐसे होते हैं जो एक्स अक्ष को ऐसे काट के जाते हैं, तो इसके कितने शून्यंक हो जाएंगे? 2। कुछ बहुपद ऐसे होते हैं जो कभी काटते ही नहीं, तो इसका कोई शून्यंक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे एक्स का कोई मान जो इसको शून्य बना दे। कोई कहेगा सर 0 रख दो, 1 का स्क्वायर 1 + 2 3 आएगा। अगर मैं p बराबर 0 रखूंगा, p बराबर 0 रखूंगा तो मान कितना आएगा? 3 आएगा।
P बराबर अगर मैं -1 रखूंगा, x बराबर -1 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, 2 आएगा। मतलब किसी भी हाल में इस बहुपद का मान क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। किसी भी हाल में इस पूरे बहुपद का मान 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। किसी भी हाल में 0 नहीं हो सकता। तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? 0। कोई शून्यंक इसका नहीं है। ओके, तो बहुपद के शून्यंक उसकी घात के बराबर हो सकते हैं, उसकी घात से कम हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। कह रहा है कि युगपत समीकरण दे रखी है कि अनंत हल है। मेरे बंधु एक बात बताओ, इन्फिनेटिव सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। तो ही मेनी सॉल्यूशन हो गए। तो अपन कह सकते हैं कि a1 का मान k है और a2 का मान कितना है मेरे बंधु? आपके पास में 12 है। ठीक है, इज इक्वल टू अपन कहेंगे b1 का मान 3 है और b2 का मान कितना है? अगेन k है। ओके, इज इक्वल टू होगा c1 का मान है माइनस का k माइनस 3। ओके, तो इक्वल टू के उधर कितना है? माइनस का k। ओके मेरे बंधु, माइनस माइनस तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इन दोनों से अगर अपन बात करें तो k स्क्वायर बराबर 12 दूनी 24, 12 3 कितना? 36। तो k बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस का 6 आएगा। और मेरे बंधु ऐसे क्वेश्चनों के लिए वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए वेरीफाई जरूरी है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करवाना जरूरी है? वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए तो वेरीफाई करते हैं। k का मान 6 रखूंगा तो k की जगह 6 रखूंगा तो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा? 3 बचेगा और वो माइनस का कितना हो जाएगा? 3। और वो दूसरी समीकरण हो जाएगी 12x प्लस 6y बराबर कितना हो गया? माइनस का कितना? 6। ये भी बंधु a1 बट्टा a2 आ रहा है और बराबर आ रहा है b1 बट्टा b2 और बराबर आ रहा है c1 अपॉन c2। 1/2 1/2 और 1/2। इसका मतलब कितने पर? 6 पर। k बराबर अपन में पुट k इज इक्वल टू कितना? 6 है। और अगेन अगर मैं बात करूं, पुट k इज इक्वल टू -6 है और -6 रखूंगा तो मेरे बंधु यहां से माइनस का 6x प्लस का 3y बराबर माइनस है, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस का तो आपके पास में 9 आ रहा था, लेकिन माइनस माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का 9। ओके, हाँ जी, इधर आ जाएगा 12x प्लस सॉरी माइनस का 6y बराबर माइनस का 6 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का कितना? 6। ये a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है आपके पास में? 1/2 माइनस का। और ये b1 अपॉन b2 भी क्या आ रहा है? 1/2 माइनस का। लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी हो जाएगी? समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। कोई हल इनका नहीं होता है। नो सॉल्यूशन। तो राइट आंसर यहां पे कौन सा होगा? 6 ही प्रीफर करेगा। ओके, नेक्स्ट अगला, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 600 कितना है? 60 है। कह रहा है कि तथा इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। अगर मैं चौड़ाई को x मानूंगा तो लंबाई कितनी होगी? 2x हो जाएगी। इंटू 2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 11 मीटर दे रखी है, बराबर कितना? 660 है। 11 दूनी 22, 22 का भाग 3 बार 30 बार। ठीक है, तो 2x और x कितना हो गया? 3x। x का मान कितना आ गया? 10। x का मान 10 आ गया तो मेरे बंधु लंबाई तो कितनी आ गई? 20 और चौड़ाई कितनी आ गई? 10। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है? आधार का क्षेत्रफल। आधार होता है आयताकार और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? LB होता है। LB होता है तो 20 इंटू 10 करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास में? 200 आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। 200 वर्ग मीटर आधार का क्षेत्रफल। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, आयताकार टंकी है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। ओके, कोई बात नहीं। पाइप के माध्यम से भरा जाता है कि कटाक्ष मतलब जो आपको कह सकते हो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोल सकते हो, 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर है। पानी की गति 8.8 किलोमीटर प्रति घंटे है। पानी का स्तर 12 सेंटीमीटर बढ़ने में कितना समय लगेगा? मेरे बंधु, किसी नल से पानी आ रहा है। ठीक है, इस नल से जो पानी आ रहा है, इसका जो ये अनुप्रस्थ काट है, इसकी अपन को लंबाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। और इसमें से जो पानी आ रहा है, ये जो पानी बह रहा है, इस पानी की गति कितनी है? 8.8 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर प्रति घंटे है। इस पानी को एक पात्र में रख रहे हैं, आयताकार टंकी में रख रहे हैं। मेरे बंधु, इस टंकी की लंबाई और चौड़ाई आपको बिल्कुल दे रखी है। लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 11 मीटर। ओके, इस टंकी में ये जो पानी भर रहे हो, इस पानी का तल कितना सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा? 12 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। कह रहा कितने समय में? 12 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। 12 सेंटीमीटर का पानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बंधु। मैं कह सकता हूं नल से निकले पानी का आयतन, किससे निकले आयतन का? कटाक्ष से दे रखा आपको, पानी भरा जा रहा है, पाइप से निकले पानी का आयतन।
पाइप से निकले पानी का आयतन, पाइप से निकले पानी का आयतन, ये ग्रेड 1 का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है। पाइप से निकले पानी का आयतन बराबर पात्र में पानी का आयतन, पात्र में पानी का आयतन। पात्र में पानी का आयतन कितना होगा मेरे बंधु बताओ? पात्र में पानी, पात्र में लंबाई कितनी है? 15 मीटर, ओके। चौड़ाई कितनी है? 11 मीटर। और पात्र में ऊंचाई कितने सेंटीमीटर ले रहा है? 12 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, बट्टा कितना? 100, क्योंकि हर चीज हमें किस में चाहिए? मीटर में चाहिए, ओके। बताओ बंधु, ये जो पाइप से पानी निकल रहा है, ये जो पाइप से पानी निकल रहा है, ये घनाभ के आकार का निकल रहा है। किसके आकार का निकल रहा है? घनाभाकार निकल रहा है, घनाभाकार आकृति निकल रही है। और घनाभाकार आकृति का जो क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा, तो इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई तो कितने सेंटीमीटर है? 5/100 मान लू। और ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर, 3 बटा कितना मान लू? 100 मान लो। इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई मान ली। लंबाई होती है इसकी दूरी, लंबाई क्या होती है बंधु? दूरी होती है, लंबाई दूरी होती है। दूरी का सूत्र होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। चाल गुणा क्या होता है? समय होता है। तो मेरे बंधु बताओ चाल कितनी है? चाल यहां पे कितनी देर की है? चाल इसने देर की है 8.8 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर पर घंटे, 8.8 किलोमीटर प्रति घंटे है। मैं इसको किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 1000 से गुणा करूंगा, 1000 से गुणा करूंगा तो ये 8800 मीटर, 8800 मीटर प्रति घंटे आ जाएगा, ओके। चाल गुणा समय, समय कितना है हमें नहीं पता, समय मैंने h मान लिया, ओके। समय मैंने सॉरी h की बजाय t मान लू, मैं समय क्या मान लू? t मान लिया, ठीक है। इंटू 5/100 गुणा 3/100 कर दिया, ओके। तो 5/100 गुणा 3/100 कर दिया बराबर 15 गुणा 11 गुणा 12 बटे कितना कर दिया? 100। अब कैंसिल आउट कर दो कुछ वैल्यूज आप, और क्या क्या कैंसिल आउट हो रही है देखना बंधु। इस 100 से नीचे का नीचे ये 100 कैंसिल आउट हो गया, इस 100 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 3 15 से सीधा का सीधा 15 कैंसिल आउट हो गया, 4 का भाग 22 बार, और 4 का भाग इधर कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और 11 का भाग 22 में कितनी बार? 2 बार। और 2 का भाग 3 में देंगे तो t बराबर कितना आएगा? 3/2 का मतलब कितना हो गया? 1.5 हावर। कितना हावर? 1.5 घंटे, जो कि कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। पात्र में पानी का आयतन तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सबको मीटर में ले लो। और नल से निकले पानी का आयतन या पाइप से निकले, नल से निकलेगा तो वर्त का क्षेत्रफल गुणा h करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर h। और पाइप से निकलेगा तो मुंह का क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल का क्षेत्रफल इंटू एल करना पड़ेगा। एल होगी दूरी, दूरी चाल गुणा कितनी? समय, चाल गुणा कितना? समय, ओके। कह रहा है रेखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है? रेखिक समीकरण के हलों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अपन कह सकते हैं कि रेखिक समीकरण के हलों की संख्या, किसकी? रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण के, रेखिक समीकरण के हलों की संख्या, हलों की संख्या, रेखिक समीकरण के हलों की संख्या, नोटेड पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। रेखिक समीकरण के हलों की संख्या अनंत होती है। अगर आपसे कोई पूछे एक रेखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है बंधु? अनंत होती है। एक रेखिक समीकरण के हलों की संख्या अनंत होती है। क्यों होती है मैं थोड़ा सा बताता हूं मेरे बंधु। इससे अगर आप जैसे ही रेखा खींचोगे x और y के मान, x का मान 0 ले लूंगा तो y का मान कितना आएगा बंधु? 2। y का 0 लूंगा तो x का कितना? 3। और ये आपके पास में yx और ये xx है। जब मैंने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना है? जब x का मान 0 लिया तो y का मान 2 है। x 0 तो y का 2 यहां से, x 0 y का 2, ओके। जब मैंने x का मान 3 लिया तो y का मान कितना है? 0, 3,0। अब बताओ ये जो रेखा का समीकरण होगा वो इस तरीके से होगा। ये रेखा ऐसे होगी, ये होगी 2x + 3y बराबर कितना? 6। और मेरे को एक बात बताओ, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। इस रेखा पर, इस रेखा पर, इस रेखा पर अनंत बिंदु है। इस रेखा पर कितने बिंदु है बंधु? अनंत बिंदु है। इस रेखा पर अनंत बिंदु है और प्रत्येक बिंदु, और प्रत्येक बिंदु, और प्रत्येक बिंदु उस रेखा, प्रत्येक बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करेगा। प्रत्येक बिंदु उस रेखा को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा।
प्रत्येक बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करेगा, तो हर एक बिंदु इस रेखा का क्या कहलाएगा बंधु? हल कहलाएगा। ये तो दो ही बिंदु हैं, तो एक सरल रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए? दो बिंदु हम लेते हैं, 0,2 और 3,0, लेकिन अनंत बिंदु होते हैं और प्रत्येक बिंदु सरल रेखा का हल होता है। आप कहते हो सर अद्वितीय हल क्या होते हैं? वो एक रेखा के नहीं, दो रेखाओं की तुलना के साथ होते हैं। इंडिविजुअल रेखा के अनंत हल होते हैं, दूसरी रेखा के भी अनंत हल होते हैं। अगर दोनों काट जाती है तो दोनों का एक अद्वितीय हल हो जाता है, कॉमन हलों की संख्या एक आ जाती है। अगर दोनों नहीं काटती है, समांतर होती है, तो दोनों का कोई कॉमन हल नहीं होता, और दो अनंत बिंदुओं पर काटती है तो दोनों के अनंत हल हो जाते हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार से तो ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू। नमस्कार, प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज अपना जो टेस्ट सीरीज का पेपर हुआ था, उसके जीके के पेपर का सॉल्यूशन है, उसमें पॉलिटिकल के प्रश्न देखते हैं अपन। सामने आपके एक प्रश्न है और उसके कुछ ऑप्शन है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ठीक है, तो अब देखो, पंचायती राज का मतलब है कि आर्टिकल 40 में जो प्रावधान है कि पंचायतों का गठन किया जाएगा और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। इस संदर्भ में है विकास में जन सहभागिता बढ़ाना। बिल्कुल ठीक बात है, विकास में जन सहभागिता बढ़ाना ही किसका उद्देश्य होता है? पंचायती राज का उद्देश्य होता है। ठीक। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सत्ता एक जगह होगी तो भ्रष्ट होगी, इसलिए सत्ता का हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और वो भी कौन से तरीके से? लोकतांत्रिक तरीके से। तो ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है। सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक साथ होगा, बिल्कुल ठीक बात है। वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल कलेक्शन जो होता है वो पंचायत राज का उद्देश्य नहीं होता है, ये केवल जन सहभागिता को कलेक्ट करती है, उसको बढ़ाने का। तो देखो, इसमें ये गलत ऑप्शन हो जाएगा और 3 आपके सही होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3, ये मिल गया आपका। सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश। आपको सब क्लासरूम में पढ़ा हुआ है कि अशोक मेहता समिति जो है, इसका गठन 1977 में हुआ था, और 77 में किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार। तो देसाई सरकार के कार्यकाल में मेहता समिति, और मेहता समिति की सिफारिशों में अब इनमें पूछ रहे कौन कौन सी सिफारिशें हैं। बिल्कुल ठीक बात है, 2T मॉडल। बलवंत मेहता ने 3T मॉडल की बात की थी, और अशोक मेहता ने कौन से मॉडल की बात की थी? 2T मॉडल। बलवंत मेहता ने 3 स्तर बताए थे, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद। और इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर को मिलाकर एक मंडल पंचायत होगी, और जिला स्तर पे जिला परिषद। तो बिल्कुल ठीक बात है, 2T प्रणाली का निर्माण। SC और ST के लिए सीटों का रिजर्वेशन की जो सबसे पहली सिफारिश की थी वो किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु एक जिला होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। एक पहला जिले से, क्योंकि आप देखते हो ना कि पंचायती राज में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, वो ऊपर से नीचे तक चलता है। यानी ग्राम पंचायत का बजट है वो पंचायत समिति में पारित होता है, पंचायत समिति का बजट है वो जिला परिषद में पारित होता है, और जिला परिषद का बजट है वो राज्य सरकार के बजट में अलॉट होता है। तो ये बात भी ठीक है। पंचायत चुनाव में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी। हाँ, इन्होंने सभी स्तरों पर ये कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सभी स्तरों पर चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन हम आज भी देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं उनमें पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। तो ये चारों की चारों सिफारिशें वो किसकी हैं? अशोक मेहता समिति की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कुछ कथन है, उन पर डिस्कस करना है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। बिल्कुल ऐसा कानून तो है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 वाला जो था, उसमें 96 में अमेंडमेंट हुआ, और उसकी धारा 33(7) में यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति जो है वो अधिकतम 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो लोकसभा में 3 निर्वाचन लड़ने से रोकता है। बिल्कुल ठीक बात, 3 से रोकता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो 1991 के लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। 3, ठीक है। देखो 1989 में उन्होंने 2 जगह से लड़ा था, और 91 में 3, ये बात भी ठीक है। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्र चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव, यानी पहले वो चुनाव लड़ेगा फिर वो जीतेगा, उपचुनाव का खर्चा कौन उठाएगी? पॉलिटिकल पार्टी को उठाना चाहिए जिससे उसने खाली किया है।
बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से क्या हुआ हो। इसकी देखो एक सिफारिश दी गई थी कि अगर एक व्यक्ति जो है वो लोकसभा चुनाव है, वो एक से अधिक सीटों से चुनाव जीतता है और फिर एक सीट खाली करनी पड़ेगी, एक ही रख सकता है, तो खाली करने के बाद वहां पर क्या करवाया जाएगा, उपचुनाव करवाया जाएगा। अब उपचुनाव करवाने में खर्चा बहुत होता है, ठीक है, पहले आम चुनाव करवा दिया, अब तुरंत उपचुनाव कराओ, ठीक। तो इसकी ये सिफारिश दी गई थी कि अगर ऐसी स्थिति में उपचुनाव होता है तो उपचुनाव का खर्चा जो है वो कौन उठाएगी, उसकी पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी, ठीक है। हालांकि ऐसा प्रावधान है नहीं, लेकिन ये केवल और केवल किसके रूप में थी, सिफारिश थी, और सिफारिश को माना नहीं गया था, ठीक। तो इसमें देखो ये दोनों बातें ठीक लग रही हैं, पहली भी और दूसरी भी। ऑप्शन 1 और 2 नहीं, इसमें ये थोड़ा सा मिस हो गया, 1 और 2 दोनों होते, ठीक है। तो अभी तो आप इसी को कीजिए दूसरा। नेक्स्ट देखो, आईपीसी भारतीय दंड संहिता। आपको पता है कि आजकल आईपीसी के स्थान पे क्या चलती है, बीएनएस चलती है, भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी की धारा 175, 178, 179, 180 या 228 में से वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है। अब देखो, मानवाधिकार आयोग हमने जब पढ़ा था तो मैंने ये कहा था कि मानवाधिकार आयोग के पास सिविल न्यायालय की राइट्स जो होते हैं, सिविल न्यायालय के अधिकारी होता है, तो ये मानवाधिकार आयोग उनको किस रूप में समझेगा, सिविल न्यायालय के रूप में अपने फैसले कर सकता है। अगला देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई, स्थापना की गई संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा, संघीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा, राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा और संविधान संशोधन। ये तो सीधा सा पड़ा है, क्योंकि ये एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। कैसा निकाय है, सांविधिक है, ठीक है। और सांविधिक निकाय का गठन जो है वो एक विधि के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। नेक्स्ट देखिए, लो ये 5 प्रश्न थे और लगभग प्रश्न सारे के सारे क्या हैं, आसान प्रश्न थे। अब जो आपके नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाले हैं वो सारे फुल सिलेबस के हैं, क्योंकि आपने रिवीजन, आपने टॉपिक वाइज सारे टेस्ट कर लिए हैं। अब आपका फुल सिलेबस वाले जो फोकस हैं, तो उनसे जुड़ने के लिए आप प्रयास में विजिट कर सकते हैं। अगले टेस्ट सॉल्यूशन के लिए एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, अपने इसी सीरीज के अंदर राजस्थान की कला व संस्कृति के जो कुछ प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में मुगदड़ा किसे कहा जाता है ये आपको पता करना है। ऑप्शन दे रखा है, माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधू को मूंग और घी खिलाना, लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट आंसर। यानी मुगदड़ा कहा जाता है भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां लाई जाती है, जो विनायक स्थापना के लिए, उसे क्या कहा जाता है, मुगदड़ा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अपने अगले एक और शानदार प्रश्न की तरफ। आपके सामने है प्रश्न, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, सुमेलित कीजिए। प्रश्न है कूट वाला यानी सुमेलित वाला। एक तरफ स्मारक दे रखा है और एक तरफ यानी इनसे संबंधित स्थान दे रखा है। दीवान साहे की जो दरगाह है उसके सामने दे रखा है भवानपुरा, अब्दुल्ला पीर की दरगाह के सामने दे रखा है कपासन, ख्वाजा मोइन यानी फखरुद्दीन की दरगाह के सामने अजमेर दे रखा है, अब्दुल्ला खां का जो मकबरा है ये भी आपको बताना है उसके सामने दे रखा है सरवाड़ा। तो इसको सुमेलित करना है। दीवान साहे की जो दरगाह है वो आपके पड़ती है कपासन, और कपासन है कहां पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यानी इसका मतलब एक के सामने होगा 2 नंबर। अगर बात करें अब्दुल्ला पीर की जो मंजार है, अब्दुल्ला पीर की जो मंजार है ये आपको मिलेगी भवानपुरा। कौन सी जगह है, भवानपुरा। और अगर पूछे ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है अजमेर के अंदर है, अब्दुल्ला खां का जो मकबरा है वो आपका रहेगा यानी 3 नंबर के सामने, 1 नंबर के सामने हो जाएगा 2 नंबर। तो 1 के सामने 2 नंबर, यहां इसको सीधा काट दो यहां से, और इसको सीधा डायरेक्ट यहां से काट दो। तो अब आगे देखो, 2 के सामने 1 नंबर, अब्दुल्ला पीर का मंजार यानी 1 नंबर। इसका मतलब डायरेक्ट आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने आ चुका है, भाषा एवं बोलियों से संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आराम से पढ़िए इसको। एक तरफ भाषा और उनसे संबंधित जो स्थान यानी डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं।
बागड़ी जो बोली है इसका सर्वाधिक जो प्रचलन है एक तो श्री गंगानगर जिला रहेगा और गंगानगर के अलावा आपका रहता है हनुमानगढ़। तो इसमें ऑप्शन में देखिए आप हनुमानगढ़ यानी एक के सामने एक नंबर, तो इसमें देखिए एक नंबर यानी ऊपर वाला वैसे ही ये कट हो जाएगा पूरा का पूरा। 3 ऑप्शन में दे रखा है एक के सामने एक नंबर। फिर दे रखा है जगरोती, जगरोती जो बोली है इसका प्रचलन राजस्थान के करौली जिले के अंदर है यानी 2 के सामने 3 नंबर। तो 2 के सामने देखो 3 नंबर दोनों के अंदर आ रहे, इसका मतलब ये वाला कट जाएगा। फिर इसके बाद में चले अगर दावड़ी बोली तो दावड़ी आपके यानी उदयपुर के अंदर और गोडवाड़ी बोली यानी सिरोही के आसपास, तो सी के सामने 2 नंबर यानी सी के सामने 2 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, सुमेलित कीजिए। कूट वाले जो प्रश्न है उसके सामने कुछ कूट दिए गए और इधर एक तरफ आपको दी गई है पुस्तक यानी रचनाएं और एक तरफ राइटर यानी लेखक दिए गए। आपको सही इसके अंदर सुमेलित करना है। नंबर 1 एक नंबर पे यहां दे रखा है राजवल्लभ। राजवल्लभ पुस्तक की अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा मंडन। खुमान रासो पुस्तक का लेखक है दलपत विजय। खुमान रासो का हो जाएगा आपका 3 नंबर यानी एक के सामने आपका होगा 5 नंबर और 2 के सामने 3 नंबर। वीर सतसई जो पुस्तक है ये रहेगी सूर्यमल मिश्रण यानी सी के सामने 2 नंबर, तो इसके सामने हो जाएगा 2 नंबर। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ तो डी के सामने आपका रहेगा 4 नंबर। पृथ्वीराज विजय ये रचना चाणक्य तो इसका हो जाएगा आपका 1 नंबर। तो ये देखो 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जे चौधरी प्रयास के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जो आपका फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हिस्ट्री के संबंध में जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए 35 नंबर का जो क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के संदर्भ में पूछे गए कथनों में सही कथन का चयन करना है। बाल गंगाधर तिलक ने विष्णु शास्त्री चिपलूणकर है, ये ध्यान रखना, चिपलूणकर और जी आगरकर के साथ मिलकर 80 से 81 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल तथा मराठी साप्ताहिक केसरी और अंग्रेजी साप्ताहिक मराठा की शुरुआत की। ये बिल्कुल करेक्ट है। तिलक ने 1909 के अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक तथा बिना सूरज का सवेरा, ये गलत है, ये 1919 के स्टेटमेंट अधिनियम के बारे में स्टेटमेंट है। लाला लाजपत राय ने द पीपल और अनहैप्पी इंडिया नामक पत्रिकाएं निकाली। नहीं, ये पुस्तकें हैं, तो इसके अंदर केवल एंड केवल क्या है, एक ही सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कीजिए। गांधी से संबंधित कुछ डेटाज दे रखे हैं, उससे मिलान करनी है। हिंद स्वराज पुस्तक 1909, इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका जाते समय जहाज पर हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। हरिजन यात्रा 1933, पुणे से जेल से रिहा होने के बाद कोचरब आश्रम, जिसको अपन साबरमती आश्रम के नाम से पढ़ते हैं जनरली, तो गांधी अफ्रीका से कमबैक किए थे जनवरी 1915 में और आते ही इन्होंने गुजरात में कोचरब स्थान पर आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में ट्रांसफर किया साबरमती में, इसलिए इसको साबरमती आश्रम के नाम से पुकारते हैं। फिनिक्स फोरम 1904 में बनाया था इन्होंने अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका प्रवास के दौरान। तो आप देख लीजिए 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए स्टेटमेंट में सत्य स्टेटमेंट को छांटना है। पंडित नेहरू अब तक 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बिल्कुल सत्य है। 1929 के लाहौर अधिवेशन, लेकिन यहाँ गलत है, 1930 का अधिवेशन हुआ ही नहीं था, 1936 है ये यहाँ पर, 1936 के लखनऊ अधिवेशन, और तीसरी बार फिर दिसंबर 36 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष बने। चलो ठीक है, देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के एकीकरण में हैदराबाद को जनमत संग्रह के आधार पर, ये भी गलत है, जनमत संग्रह जूनागढ़ के लिए किया गया था,
हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत शामिल किया था, ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट है अम्बेडकर ने समता, जनता, प्रबुद्ध भारत नामक पुस्तकों की रचना की, ये सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं तो मौलाना आजाद ने 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो मौलाना आजाद ने 1923 के काकीनाडा अधिवेशन की अध्यक्षता न करके 1923 का कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, कहां पर, दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी गलत है, सेकंड भी गलत है। अब देखो यहाँ बाई मिस्टेक है, ये 30 नहीं है 36 पढ़ना है आपको, ध्यान रखना। तो इसके अंदर 1 व 3 सत्य है, और अगर आप यहाँ 36 नहीं मानते हो तो ये भी गलत है, केवल एंड केवल ये जो तीसरा ऑप्शन है यही सत्य होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो ये बाई डिफॉल्ट यहाँ 36 की जगह 30 हो गया है। तो इसके अनुसार आपको यहाँ 30 ना पढ़ के 36 पढ़ना है। तो ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ए सही मानना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन चंद्रशेखर आजाद से संबंधित सत्य है? सितंबर 1928 में आजाद ने फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिशिंग एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सैंडर्स की हत्या के आरोप में आजाद को गिरफ्तार किया गया नहीं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या के आरोप में लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार किया गया था और कालांतर में फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 8-9 अगस्त 1926 में काकेरी स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया, ये भी गलत है, ये 25 है यहाँ पर। HHRA का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक राजतंत्र की क्या करना था? स्थापना करना था। तो इसके अंदर पहला स्टेटमेंट सत्य है, ओनली फॉर क्या है, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 20 सही है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है, क्रांतिकारी और उनके जन्म स्थान से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा में पैदा हुए 1897 में, कटक उड़ीसा। तो यहां से पकड़ लें 3 कहां है, अब 3 सब जगह है, तो इसका मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, अगला स्टेटमेंट किसका दे रखा है? जन्म स्थान के बारे में पूछा गया है, रास बिहारी बोस के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? रास बिहारी बोस के बारे में पूछा गया है। तो रास बिहारी बोस जो है, जहां बोस और घोष आता है तो सीधा आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, हुगली में पैदा हुए ये। 3 और 2, अब 3 2 कहाँ है? 2 के अंदर है, इसका मतलब यहां से भी अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। फिर आप सुखदेव, तो सुखदेव कहाँ है? सुखदेव है बंगा, पाकिस्तान के अंदर, अब सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3 2 1 4। भगत सिंह लुधियाना पंजाब से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के क्वेश्चन आ गए हैं, बिजोलिया मूवमेंट से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें छांटना क्या है? दिए गए कथनों में सही को छांटना है। बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित जानकारी देने हेतु पथिक गांधी से वर्धा में मिले, ठीक है जी। इसके बाद में प्रयाग से अबुधय और कलकत्ता से भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में नियमित रूप से खबरों का प्रकाशन किया, ठीक है। इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 का मिलान करना है। स्वतंत्रता सेनानी किस स्थान से संबंधित है? और ये नेशनल मूवमेंट से संबंधित महिला क्रांतिकारियों की बात हो रही है। यहाँ पर कुसुम लता गुप्ता की बात हो रही है। कुसुम गुप्ता का संबंध कोटा से है,
यहां से पकड़ में आ गया, यहां पर भी है। आगे बढ़े, लक्ष्मी देवी आचार्य तो बीकानेर से संबंधित है, बीकानेर प्रजामंडल से अध्यक्ष रही है। इसके बाद में 3 है, भगवती देवी उदयपुर से है, सावित्री त्रिपुरा, ये यहां से चौथा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठन के कालखंड पर व्यवस्था कीजिए। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918-19 मानते हैं, 23 में इसका पुनर्गठन किया था जयनारायण व्यास के द्वारा। मारवाड़ यूथ लीग जयनारायण व्यास के घर पे ही स्थापित हुई 31 के अंदर। मारवाड़ प्रजामंडल 1934, मारवाड़ लोक परिषद 1938। अब आप क्रम मिला दीजिए कि सबसे पहले क्या है, उसके बाद में क्या है। तो 1 2 3 4 के हिसाब से ही है, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के क्रांतिकारी राव गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी थे? तो केसरी सिंह बारठ और राव गोपाल सिंह खरवा ने 1910 के अंदर कोटा में अभिनव भारत सोसाइटी की एक सब शाखा थी, वीर भारत समाज, उसकी स्थापना की थी। इस संस्था का उद्देश्य था राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी घटनाओं को शामिल करना है। तो अब क्या है, दामोदर दास राठी है, केसरी सिंह बार्ट है, रास बिहारी बोस है, सचिंद्र सान्याल है। तो ये तो चारों ही है, उपरोक्त सभी सही है। लेकिन राजस्थान का पूछे तो फिर आपको दामोदर दास राठी और केसरी सिंह बार्ट को मानना है। अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह में दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, साथ दिया था। शिक्षित मध्य वर्ग और अंग्रेजों को समर्थन कर रहा था, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर जाकर क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, ये भी सही है। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को दिशा नहीं दे पाए। क्वेश्चन क्या पूछा है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के संदर्भ विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। हाँ, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये पहला ही ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट देखिए, पी सत्यनारायण राव समिति एकीकरण के संदर्भ में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखा, गलत है, भरतपुर रखा। नेक्स्ट है, इस समिति ने हाई कोर्ट जोधपुर रखने की सिफारिश की थी, करेक्ट है। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की भी सिफारिश की, ये भी करेक्ट है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखने की, तो ये भी सही है, पहला ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? इसका मतलब बात हो रही है फजल अली आयोग की, तो ये तो अध्यक्ष थे और 2 और सदस्य थे, एक हृदयनाथ कुंजरू था और एक KM पानीकर थे। KV मेनन या VP मेनन इसमें नहीं है, तो 1 2 3। नेक्स्ट देखिए, हेलो नमस्कार। फर्स्ट ग्रेड के इस जीके के पेपर सॉल्यूशन में हम रीजनिंग के बारे में देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कि अगर ROAD का रिलेशन जो है वो TREI से है, तो उसी वे में मिंट का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब अगर देखा जाए, जब भी हमें पता है कि बदल तो चुका है सब कुछ, तो हम इसके नंबरिंग को करते हैं। तो ये 18 15 1 और 4 20 18 5 और 9। तो अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे हुआ है +2, यहाँ हुआ है +3, यहाँ हुआ है +4 और यहाँ हुआ है +5। तो ये बढ़ते क्रम में प्लस करता जा रहा है। तो हम मिंट में भी सेम यही लॉजिक को ऐड करते हैं। तो 13 9 14 और 20, तो +2 करेंगे तो 15वां अक्षर हो जाएगा O, +3 करेंगे तो 12वां अक्षर होगा L,
प्लस 4 करेंगे तो 18वां अक्षर होगा आर, और प्लस 5 करेंगे तो 25वां अक्षर होगा वाई। तो आंसर जो बनेगा वो OLRY हो जाएगा। आगे देखते हैं भाषा और तेलुगु। भाषा है उसका एक पार्ट है तेलुगु, या हम कहें कि तेलुगु एक प्रकार की क्या है, भाषा है। तो क्या सेवा एक प्रकार की समाज है? नहीं। मैकेनिक वाहन है? नहीं। एशिया एक महाद्वीप है? बिल्कुल, ये बात क्या है, सही है। भारत हिंदी है? नहीं। तो बात क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो सेम वे में हमें युग्म के अंदर मिल रहा है वो बी ऑप्शन सही होगा। ये श्रृंखला देखते हैं तो ये एक फिक्स पैटर्न की सीरीज है और ये सभी बढ़ते क्रम में अभाज्य संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। अभाज्य संख्या या हम कहें प्राइम नंबर्स, उनको स्टार्टिंग में बताया गया है। तो प्राइम नंबर्स देखिए 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह अगर हम चलते हैं तो उसके बेस पर बताया गया है। तो यहां आपके पास में ये 27 है, तो यहां पर जो नंबर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, 29 प्राइम नंबर हमें यहां पर देखने को मिलेगा। फिर ये एक सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसी सीरीज में हमें क्या करना चाहिए, टोटल लेटर को काउंट करना चाहिए। अब टोटल लेटर अगर हम देखें तो यहां पर 5, 10, लगभग 15 है। तो मैं 5, 5 में यहां पी पे सीरीज को काट रहा हूं। ये यूपी है, यहां भी यूपी है, तो यहां भी क्या आएगा यू, यहां क्या आएगा पी। तो अगर देखा जाए यूपी आ गया हमारे पास में एक्स यूपी, तो यहां भी एक्स आएगा, यहां भी एक्स आएगा, और यहां सी आएगा। तो सी ई एक्स यूपी का एक पेयर बनता जा रहा है। तो यहां आएगा ई एक्स यूपी और सी, तो ये बनेगा ई एक्स सी यू ई पी सी एक्स। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह ये रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन था। धन्यवाद आपका। Hello guys, as you know myself Praveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcome all aspirants on the digital panel of Priyas Edu Hub Seeker. आज का जो अपना सेशन है उसमें आपको जो टेस्ट सीरीज है उसमें जो क्वेश्चन डाले हैं वो एक तो टेक्निकल ऑफिशियल जो टर्मिनोलॉजी है, ग्लोसरी है, उसकी रिगार्डिंग प्रश्न है, ठीक है। साथ में कुछ 1-2 प्रश्न है वो कन्फ्यूजेबल वर्ड का भी है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न इसमें शामिल किए गए। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भाषाओं के लिए। ग्लोसरी और टेक्निकल और ऑफिशियल वर्ड जो होते हैं उनकी अगर शब्दावली वगैरह देखें तो दोनों भाषाओं के लिए उपयोगी बन जाती है। हिंदी में भी है सिलेबस में आपके, और इंग्लिश में भी है, दोनों भाषाओं में। हमारे पास एक सेंटेंस, एक पार्ट लिखा हुआ है, एक फ्रेज लिखा हुआ है। अल्ट्रा वायर्स जो शब्द होता है अंग्रेजी के वर्जन है, इंग्लिश टर्म है, और इसका अपन देखें कि हिंदी मीनिंग क्या निकलता है इसका, तो ये होता है अल्ट्रा का मतलब बाहर होता है, और वायर्स आ गया तो इसका मतलब अधिकारों के बाहर। इसके लिए सही शब्द जो बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, बियॉन्ड वंस लीगल पावर, अधिकारों के बाहर जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जैसे ये 2 शब्द आ गए हमारे पास, दोनों कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजेबल वर्ड है दोनों के दोनों। इस डिस्क्रीट का मतलब होता है विवेकशील, क्या होगा, विवेकशील। और इस डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग या फिर अलग अलग, उसके लिए डिस्क्रीट कौन सा वर्ड आ गया, ये शब्द आ गया। तो क्या कह रहा है, डेटा साइंटिस्ट ऑफन ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू यूनिट्स, मतलब अलग अलग यूनिट के रूप में। और अलग अलग यूनिट के रूप में अपन देखें तो कौन सा सुटेबल मीनिंग होगा, वर्ड होगा अपने पास यहाँ पे डिस्क्रीट, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो देखें अपन उसके ऊपर नजर डालें कि यहाँ पे ऑडिट शब्द है, इनको ये ऑटोनोमस है, रेटिफिकेशन होता है, इसके हिंदी शब्द जो होते हैं उनको आपस में क्या करना है, मैच करना है। ऑडिट का मतलब जानते हो ना भाई, उसकी ऑडिट आई है तो ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षा, ऐसा बोलोगे। रेटिफिकेशन होता है वो क्या होता है, संपुष्टि। और ऑटोनोमस का मतलब होता है वो क्या होता है, स्वायत्त होता है। तो इसका मतलब वो ए वाला जो पार्ट है इसमें आपका उत्तर क्या होगा, ए। इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नहीं सी। इसमें तो क्या बनेगा आपका सी, इसमें क्या बनेगा आपका, इधर वाला जो पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा अपना ए आ गया, और इधर क्या है बी। तो सी ए बी पहला ऑप्शन है आपका राइट आंसर माना जाएगा, यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे आपको देखना नेक्स्ट जो प्रश्न अपना क्या कह रहा है, जरा देखें क्या बोला कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है, क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड वेयर द प्रीफिक्स इन जो होता है वो एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। नेगेटिव प्रीफिक्स जानते हो, जो शब्द से पहले जुड़ते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, ठीक है।
प्रीफिक्स को हिंदी में कह सकते हैं अपन उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो इन जो होता है वो कैसा प्रीफिक्स है, नेगेटिव। किसी भी वर्ड जो होता है उससे पहले इन आप लगा देते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, नेगेटिव वर्ड, यानी एंटोनियम उसका बना देगा। और इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं जो नेगेटिव मीनिंग देने वाले होते हैं। जैसे इन आता है, एक आता है ए, एक आता है ए बी, एक क्या बोल दिया डिस, एक आता है नॉन, एक आता है अन, ठीक है। उसी प्रकार से आई एल, आई एम, आई आर, ठीक है, क्या बोल दिया आई आर, और एक आता मेरे पास आई एन। जैसे सोमनिया नींद, और इनसोमनिया क्या होता है, नींद न आने की बीमारी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनसोमनिया बोलते हैं। रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लेजिबल, लेजिबल का मतलब होता है जिसको पढ़ा जा सके, दैट कैन बी रीड, उसको पर क्या बोलते हैं, लेजिबल। तो इलेजिबल का मतलब जिसे पढ़ा नहीं जा सके, ठीक है। उसी प्रकार से क्या बोल सकते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, वॉयलेंस, नॉन वॉयलेंस, कंटेंटेड, डिसकंटेंटेड, नॉर्मल, अब नॉर्मल, थिस्ट, अथिस्ट, यानी ये अपने आप में एक नेगेटिव प्रीफिक्स हैं। नेगेटिव वर्ड मीनिंग बनाने के लिए इन प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, जरा इसके ऊपर नजर डालें। ये क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड वेयर द प्रीफिक्स इन डज नॉट फंक्शन एज ए निजेटर, यानी नेगेटिव वर्ड जो उसका फंक्शन नहीं कर रहा, एंटोनियम बनाने में नहीं कर रहा। तो देखो सेन से पहले इन लगा दिया, अपोजिट बन जाएगा, इसका भी अपोजिट बन गया, इसका भी क्या बन गया, अपोजिट बन गया। लेकिन वैल्यूएबल कहीं या इन वैल्यूएबल कहीं, इन दोनों का मतलब एक ही निकलता, बहुमूल्य। तो इसमें सही जो उत्तर होगा आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे क्या करें जरा अपन देखें। इनमें से सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स, यानी सबसे पहले आपको क्या लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स के बाद में जो मूल जो अपना जो शब्द है, रूट वर्ड जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, मेन जो शब्द होता है रूट वर्ड, उसको मेंशन करना है। और उसके बाद में क्या लगाना, आपको सफिक्स लगाना जो बिल्कुल सुटेबल होना चाहिए। जैसे कंफर्टेबल, एक वर्ड आता है कंफर्टेबल, एक तो कंफर्टेबल और एक हो गया अनकंफर्टेबल। तो इससे पहले डिस थोड़ी आता है, कौन सा वर्ड आता है, अन आता है। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें कंफर्ट से पहले अन तो लगा दिया, यहां तक की बात बिल्कुल सही है, लेकिन ईडी नहीं लगता। कंफर्ट के साथ क्या लगता है, एबीएल ही लगता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या बोल दिया, कंसोलेबल, बिल्कुल सही है। इनकंसोलेबल, ये भी सही है। ठीक है, नॉन कंसोलेबल, अनकंसोल, नॉन कंसोल और नेस, ये बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, अपना सी हो जाएगा। क्या कहोगे, इनकंसोलेबल, इनकंसोलेबल, ऐसा बोलोगे, आपको उत्तर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है जी, और इसी क्रम में आपका पेपर जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बड़ी बेहतरीन चल रही होगी। इसी क्रम में अपनी तैयारी को और बेहतर करने का कष्ट करें। सभी अभ्यर्थियों को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टुवर्ड्स योर सक्सेस। हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग सॉल्यूशन करते हैं आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, फर्स्ट ग्रेड की आपके जो पेपर हुआ था अभी लेटेस्ट, उसके क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। और ये जो पेपर हुआ था इसके मेन क्वेश्चन देखते हैं आपके कौन कौन से आपके टेस्ट में आए थे इस पेपर के अंदर, और जीके के करंट अफेयर के उनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखना भाई, पीएम ई बस सेवा के तहत राज्य में किन जिलों में इन बसों का संचालन नहीं किया गया, नहीं संचालन किया गया, वो जिले छाटने जहां जहां बसें नहीं चलाई गई। पीएम ई बस जयपुर में चलाई गई थी भी, आपके उदयपुर आपके जिले के अंदर भी चलाई गई थी, नागौर जिले में भी चलाई गई थी, भरतपुर में भी चलाई गई थी आपके, और कोटा जिले में भी चलाई गई थी। भीलवाड़ा जिले में वही बसें नहीं चलाई गई पीएम ई बस। तो आपके क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा जिला है जहां बसों का संचालन नहीं हुआ। आपको ऑप्शन नंबर 5 का दिख रहा है, यहां दिख रहा है, बट मेन चीज है यहाँ पर 4 और 1 भी है, बट इसमें आयोजन हुआ था। ऑप्शन फिर आगे देखें तो सेकंड यहाँ तीनों जगह हुआ था, यहाँ 4 5 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। बट आपके ऑप्शन नंबर सी के अंदर केवल नंबर 5 है, सिर्फ एक 5वां भीलवाड़ा जिला था जिसके अंदर पीएमई बसों का आयोजन हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट अभी आपके क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है अभी आपके, कि विंटर ओलंपिक्स गेम्स के बारे में कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य राइट कथन, आपको राइट स्टेटमेंट छाटना है। पहला, इसका आयोजन 6 से 12 फरवरी 2026 को लोम्बार्डी नॉर्थ ईस्ट इटली में किया गया। पहला स्टेटमेंट तो आपके राइट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि नॉर्वे कंट्री थी वो उसमें टॉप पर रहा, कितने मेडल टैली में 41 मेडल जीते, सेकंड भी आपके सही है। थर्ड क्या है, भारत में 3 सदस्य दल, नहीं भाई, भारत में एक दल भेजा था
और उस एक दल के अंदर आपके 2 खिलाड़ी शामिल हुए थे, और 2 खिलाड़ी में एक तो आरिफ मोहम्मद खान थे, व्यक्ति का नाम, जो पहले खिलाड़ी थे आरिफ मोहम्मद खान, और सेकंड नंबर जो खिलाड़ी थे उनका सेकंड नंबर के खिलाड़ी का क्या नाम था भी आपके, मुख्य तो वो थे स्टेंजिल लुंडुप। क्या नाम थे? स्टेंजिल लुंडुप नाम से थे। 2 ही खिलाड़ी थे, एक दल के अंदर गए थे। तो मेन चीज है तीसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है? मेजबान इटली 4th स्थान पे, 4th नंबर पे रहा, ये भी राइट आंसर है। फिर इसमें 17 विंटर स्पोर्ट्स शामिल थे, नहीं भी 17 नहीं थे, इसमें 16 ही शामिल थे, 16 स्पोर्ट्स शामिल थे। तो स्टेटमेंट आपके 3rd और 5th रॉन्ग है, 1st, 2nd और 4th स्टेटमेंट राइट है। और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। आपके स्टेटमेंट कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टेटमेंट 1st इटली में आयोजन हुआ, आपके नॉर्वे टॉप पे है, और मेजबान इटली कौन से स्थान पे? मेडल रैली में 4th पे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, आगे दे रखा है कि निम्न कथनों में से सत्य को छांटना, आपको राइट स्टेटमेंट को छांटना है। राजस्थान में मतदाता सूची का गठन जो पुनरीक्षण वर्तमान में हुआ है कार्यक्रम SIR, इसमें अंतरिम प्रकाशन में 10,48,605 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। राइट स्टेटमेंट है फर्स्ट भाई, 10,48,605 मतदाता वोटर नए ऐड हुए हैं। उसके बाद में 18 व 19 वर्ष की आयु में मतदाताओं में वृद्धि 0.82% है, राइट है भी आपके। उसके बाद में देखते हैं राज्य में सर्वाधिक वृद्धि जयपुर में कितनी? 1 पॉइंट आगे कितनी दे रखी है इसके अंदर? 1.30 रही, जिसके अंदर अपन देखते हैं भी राइट आंसर है क्या। इसके अंदर स्टेटमेंट देखा जाए तो राज्य जो आपके राज्य के अंदर जो जयपुर अपना डिस्ट्रिक्ट है उसमें सर्वाधिक 1.30% वृद्धि, 1.30% वृद्धि रही है, राइट है। ऑप्शन नंबर 4, 200 में से 198 विधानसभाओं की मतदाता सूची में नहीं, 198 नहीं भी 199 के अंदर SIR हुई है। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है। और कौन से राइट है? स्टेटमेंट नंबर 1st, 2nd और 3rd। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, पहला ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट 1, 2 और तीनों सही है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है, रॉन्ग कौन सा है? पहला है वित्तीय वर्ष 2025-26 में बेरोजगारी दर है जो आपके तीसरे तिमाही के अंदर 4.8% के नीचे आ गई है, राइट आंसर हो भाई। इकोनॉमी का शानदार क्वेश्चन है आपके कि भाई वित्तीय वर्ष 2025-26 में बेरोजगारी दर तीसरी तिमाही के अंदर 4.8% से नीचे आ गई है इंडिया के अंदर। फिर वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है, राइट बात है ये तो, और जो कुल उत्पादन का 47.5% उत्पादन करता है, राइट आंसर है भी। ये सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रैंकिंग के अनुसार इंडिया 2nd पे है, नहीं इंडिया इसमें है 3rd पे। कौन से नंबर पे है? 3rd पे। तो स्टेटमेंट नंबर सी गलत है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऊन उत्पादन में दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन रहा है? जम्मू कश्मीर। इन स्टेट का दे रखा है अभी कौन सा? तो इसमें जो वित्तीय वर्ष है उसके अंदर दूसरे व तीसरे स्थान पर, फर्स्ट नंबर पे तो कौन सा भी? राजस्थान, राइट आंसर है राजस्थान का। सेकंड नंबर पे किसका दे रखा है? जम्मू कश्मीर, राइट है। और कर्नाटक कौन से नंबर पे? तीसरा। तो स्टेटमेंट डी भी राइट है। ए, बी और डी कौन से ऑप्शन में है देखते हैं वर्तमान में। ये तीनों के तीनों तो सही है। और पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन आपका सी का, इंडिया दूसरे पे नहीं है, इंडिया AI रिपोर्ट में कौन से पे? अभी आपके 3rd नंबर पे। आगे देखते हैं भाई, आगे दे रखा है राजस्थान दिवस 2026 के आयोजन के संबंध में सही कथन छानिए। एक कथन ऐसा है स्टेटमेंट जो राइट है, बाकी सारे रॉन्ग है। इसके संदर्भ में देखते हैं भाई कौन सा कथन कि इस वर्ष मुख्य समारोह है 19 मार्च को जालोर में आयोजित किया गया, राइट स्टेटमेंट है। सेकंड, राजस्थान दिवस की थीम पधारो हमारे देश, नहीं भाई ये राजस्थान की इस बार वाले की थीम नहीं है। आपके भी राजस्थान दिवस की थीम पधारो हमारे देश। 17 मार्च को किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस बनाया गया, नहीं ये भी रोंग है भी, स्टेटमेंट राइट नहीं है। एक सिंगल स्टेटमेंट फर्स्ट राइट मिला अभी तक। 15 मार्च को बेणेश्वर धाम में जनजातीय गौरव दिवस, जो आपके बेणेश्वर धाम है जहां पर सोममाही जाखम नदी का संगम होता है वहां पर मनाया जाता है, यह 15 मार्च को नहीं बनाया गया है, रॉन्ग है स्टेटमेंट। पूछा है एक मत स्टेटमेंट कौन कौन से राइट है, तो ये ऑप्शन आपके कि इस वर्ष मुख्य समारोह 19 मार्च को आयोजित हुआ। अपने डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जालोर डिस्ट्रिक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है भी आपके क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है भाई आपके कि राजस्थान प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन आपके सत्य हैं इनमें? पहला है भाई निम्नलिखित कथनों में से कि वर्ष 2024-25 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2,02,349 रुपए दर्ज की गई है। और क्वेश्चन नंबर आपके 12 है। 12 क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कौन कौन सा सही है? सत्य पूछा है कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट है भाई आपके 2,02,349 रुपए है, राइट है प्रति व्यक्ति आय। पर पर्सन इनकम जो पर कैपिटा इनकम होती है और राजस्थान में कितनी है अभी आपके 2,02,349। फिर प्रति व्यक्ति आय के मामले में राजस्थान का बांसवाड़ा जिला शीर्ष पर है भाई। स्टेटमेंट नंबर सेकंड राइट है क्या भाई? अगर 12वें क्वेश्चन में देखा जाए स्टेटमेंट नंबर सेकंड के संदर्भ में कि प्रति व्यक्ति आय बांसवाड़ा जिला टॉप पे नहीं है भी इसके अंदर
आपके फिर स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं कि पिछले 5 वर्षों के अंदर कौन सा है भाई, कि पिछले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि राजसमंद, ये राइट स्टेटमेंट है जी, राजसमंद जिला है इसने सर्वाधिक ग्रोथ की है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट थर्ड और फर्स्ट दो स्टेटमेंट राइट है, फर्स्ट और थर्ड नंबर के। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। एक तो पहला और तीसरा ये दो स्टेटमेंट राइट है, बाकी आपके सेकंड नंबर स्टेटमेंट में बांसवाड़ा टॉप पे नहीं है भी, आपके सर्वाधिक वृद्धि करने में तो राइट है राजसमंद आपके जिला है, और बांसवाड़ा जिला टॉप पे नहीं है भी आपके पर कैपिटा इनकम के अंदर। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 भी 12 तक क्वेश्चन है अपने करंट अफेयर के। 12वां क्वेश्चन कर लिया अपन लोगों ने आपके पर कैपिटा इनकम के अंदर कि भी वर्ष 2024-25 में 2,02,000 आपके 349 रुपए हैं। उसके बाद में बांसवाड़ा टॉप नहीं है डिस्ट्रिक्ट अपना, और पिछले 5 वर्षों के अंदर सर्वाधिक ग्रोथ करने वाले में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड कौन कौन से में दिख रहे हैं आपके, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए भाई आपके फर्स्ट जीके के पेपर के करंट अफेयर के। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको चुनना था कि भाई एक राइट स्टेटमेंट कौन सा है, उसमें ऑप्शन नंबर ए होता। उसके बाद 10 नंबर में अपन ने देख ही लिया है कौन कौन से राइट है। इंडिया है उसने तीसरे तिमाही के अंदर 4.8% बेरोजगारी के अंदर नीचे आ गया है। फिर वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक ऊन उत्पादन में 47.5% राजस्थान है। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेकंड नहीं है, इंडिया की पोजीशन है एआई इंडेक्स में आपके थर्ड नंबर। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर है, थर्ड पे कर्नाटक, राइट आंसर है। तो आपके कौन सा स्टेटमेंट ए, बी और आपके डी सही है, और रॉन्ग आंसर पूछा था सत्य कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी। तो अपन ने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली है आपके पेपर के बारे में करंट अफेयर की। तो आज की क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, अपनी जो व्याख्याता की टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है उसके जो एमसीक्यू हैं उनका मैं आपको व्याख्यात्मक सॉल्यूशन करवाता हूं। इस बार सिलेबस में आनुवंशिक ये जो 6, 7, 8 जो टेस्ट हुए थे उनका रिवीजन टेस्ट था। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो समजात अंगों या संरचनाओं का सही वर्णन करता है। तो अपन ने आनुवंशिकता के जो प्रमाण, जैव विकास के जो प्रमाण है, जैव विकास के प्रमाणों में अपन ने समजात समवर्ती अंग पढ़े थे। समजात अंग, समवर्ती अंग, अवशेषी अंग, इनकी उपस्थिति जैव विकास को प्रमाणित करती है। तो वहां समजात अंग वे थे जिनकी संरचनाएं तो समान हो लेकिन काम जो है वो भिन्न अलग अलग हो, जिनकी संरचना और उत्पत्ति तो समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो। जैसे हमारे जो हाथ हैं और घोड़े के जो आगे के पैर होते हैं, दोनों का जो कंकाल है और जो उत्पत्ति है वो समान है, लेकिन हमारे हाथ पकड़ने के काम आते हैं, घोड़े के पैर जो है वो चलने के काम आते हैं। तो जिनकी उत्पत्ति और जो संरचना है वो समान है लेकिन काम जो है वो भिन्न भिन्न है, ऐसे अंगों को समजात अंग कहा जाता है। एक होते हैं समवर्ती अंग। समवर्ती अंग वे होते हैं जिनके कार्य समान है, कार्य समान है लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है। जैसे तितली के जो पंख हैं उत्पत्ति अलग अलग है। तितली के जो पंख हैं या कीटों के जो पंख हैं वो काइटिन के बने होते हैं, और जो पक्षियों के जो पंख होते हैं या चमगादड़ के जो पंख हैं उसके अग्रपाद हैं, फोर लिम्ब में। दोनों का काम उड़ना है लेकिन दोनों की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग है। तो ऐसे अंगों को समवर्ती अंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया 51। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है बाह्य स्थानीय जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है। बाह्य स्थानीय जैव विविधता संरक्षण, तो जैव विविधता संरक्षण दो बताए थे आपको, बाह्य स्थानीय और अंत स्थानीय। तो इसमें से कौन कौन सा शामिल है? ठीक है, पहला उत्तक जैव विविधता संरक्षण, उत्तक संवर्धन प्रवर्धन, उत्तक संवर्धन प्रवर्धन है बिल्कुल। दूसरा है संकटापन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में रखा जा रहा है, तो ये बाह्य स्थानीय नहीं है। बाह्य स्थानीय का मतलब जिसमें मानव हस्तक्षेप हो, मनुष्य के द्वारा प्रजनन में किसी प्रकार की हेल्प की गई हो, तो दूसरा नहीं है क्योंकि तो प्राकृतिक हो गया। इन विट्रो निषेचन IVF जो है ये है बाह्य स्थानीय। युग्मकों का निम्न ताप संरक्षण ये भी है। याद रखना कितने तापमान पर रखा जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पर रखा जाता है। तो 1, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा, मैं साइड में जाता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिख सके। कौन सा कथन स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में सही है? कौन सा कथन जो है वो स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में सही है? तो आपको पता है कि स्टॉकहोम एक जगह है जहां पर पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर करने के लिए पहला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ये बात सही है। ये स्वीडन में हुआ था, स्वीडन में नहीं हुआ, ये कहां हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। यह
रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ये बात गलत है क्योंकि ये रियो में हुआ ही नहीं था। रियो सम्मेलन तो उसको कहेंगे जो रियो में हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। इस सम्मेलन में 26 सिद्धांत सुझाए गए थे, बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण के बारे में 26 अलग अलग सिद्धांत सुझाए गए थे। तो 2 और 4, देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन, आपको नहीं भी आता तो इसको स्वीडन सम्मेलन नहीं कह सकते, स्वीडन में नहीं हुआ था क्योंकि स्टॉकहोम में हुआ था। इसको रियो सम्मेलन नहीं कह सकते क्योंकि रियो में नहीं हुआ था। तो 2 और 4 जो है वो ऑप्शन में देखते हैं, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मैं फुल स्क्रीन पे करता हूं। कौन सा कथन ओजोन के बारे में सही है? कौन सा कथन जो है वो ओजोन के बारे में सही है? तो ओजोन जो है उसके बारे में आपको बताया था, ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही है, O3 होता है। ओजोन का रंग हल्का नीला होता है। इसकी मोटाई रेम में नहीं मापी जाती। ओजोन की मोटाई आपको बताया था किस में मापी जाती है? तो ओजोन की मोटाई डोबसन में मापी जाती है। ओजोन की मोटाई किस में मापते हैं? डोबसन में। तो तीसरा गलत हो गया। चौथा है ये सौमंडल एवं समताप मंडल दोनों में पाई जाती है, बिल्कुल दोनों में पाई जाती है, हालांकि ज्यादा मात्रा में कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो सी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, ये भी ओजोन ग्रीन हाउस प्रभाव से रिलेटेड है, और ये कह रहा है कि पार्थिव विकिरण मतलब जो पृथ्वी से निकलते हैं उनकी तुलना में आगामी विकिरण मतलब सूर्य से आते हैं, आगामी विकिरण, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी और विकिरण से वायुमंडल, ये थोड़ा सा लैंग्वेज का कंफ्यूजन है, एक बार मैं पेपर में देखता हूं। इसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर है, चलो, क्योंकि आगामी विकिरण और विकिरण से वायुमंडल अधिगम होता है तो इसको गलत ही मान लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें जो है वो दीर्घ तरंग विकिरण है, बिल्कुल है, इनके अच्छे अवशोषक हैं, बिल्कुल। ये इनको जो सूर्य से आने वाली जो उष्मा है वो तो उसके लिए तो पारगम्य होते हैं क्योंकि लघु विकिरण होते हैं, इनको ये अवशोषित नहीं करते, लेकिन पृथ्वी से परावर्तित होकर जाने वाले या पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरणों को जो जाते हैं ये दीर्घ विकिरण होते हैं, और इनको वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन, मैथेन, जलवाष्प ये अवशोषित कर लेती हैं। इन सभी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित अधिनियमों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कौन सा अधिनियम पहले पारित हुआ, कौन सा अधिनियम बाद में पारित हुआ, इसके आधार पर इनको पारित करना है। तो देखिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण नियम ये 2010 में हुआ था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नियम जो है वो 2010 में हुआ था। ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में हुआ था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में हुआ था, और वायु नियंत्रण अधिनियम 1981 में हुआ था। तो सबसे पहला हो गया 4 नंबर, 4 के बाद में 2 नंबर, 2 के बाद में 3 नंबर, और 3 के बाद में 1 नंबर, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद। हेलो साथियों, नमस्कार। मैनेजमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। 57 क्वेश्चन आप देखिए कि निम्नलिखित संस्थानों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार मेल करना है। तो एक तरफ तो हमारे संस्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसका एस्टेब्लिश का ईयर दे रखा है, NCERT। तो NCERT की स्थापना आपको पता है कि सितंबर 1961 में हुई थी। कब हुई? 1 सितंबर 1961। अगर आपको एक भी पता है तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आप देखिए कि सबसे पहले 2 कहां पे आ रहा है, तो 2 जगह है, इसका मतलब हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे देखो RSCERT, तो RSCERT की जो स्थापना हो रही है वो आपको देखिए 14 अगस्त 2018 को हुई। कब हुई थी? 14 अगस्त 2018। तो यहां थर्ड कहां दिखाई देगा आपको? थर्ड दिखाई देगा ए में, तो इसका मतलब ये अपना आंसर सही हो गया। देन इसके बाद में NEP की स्थापना होगी 8 फरवरी 2023 को।
एनसीईटी की जो स्थापना है 17 अगस्त 1995। तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा पहला ही आंसर सही हो गया है, ए। नेक्स्ट आप देखें 58 क्वेश्चन है, नेतृत्व की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? लीडरशिप अर्थात लीडर की मुख्य विशेषताएं पूछिए कि नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता में प्रभावित करने की कला होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। लीडर हमेशा वही सफल होता है जिसको भीड़ को या लोगों को प्रभावित या इफेक्ट डालने का उसके अंदर विशेष गुण हो, और उसका आचरण अनुकरणीय होना चाहिए, मतलब उसके आचरण को लोग फॉलो करते हो। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है नेतृत्व एक गतिशील है, सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल चलने वाली, आजीवन चलने वाली सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व औपचारिक एवं अनौपचारिक भी हो सकता है, बिल्कुल दोनों हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती है, ये भी सत्य है। नेतृत्व करना किसी भी नेतृत्वकर्ता का व्यक्तिगत गुण है, बिल्कुल पर्सनल, एवं नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त भी की जाती है, जन्मजात भी होता है और विकसित भी किया जाता है। नेतृत्व परस्पर एवं आपसी संबंधों पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल है। चारों ही स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए, रूम टू रीड संगठन राजस्थान में मुख्य रूप से किन 2 क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो रूम टू रीड नामक जो संस्था है वो राजस्थान के अंदर आप देखिए साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। तो साक्षरता कार्यक्रम अर्थात ये बालिका शिक्षा और बालिका शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाता है और उनके लिए शिक्षा तथा पुस्तकालय की स्थापना भी करता है। नेक्स्ट देखिए, कथन ए दे रखा है, जे बर्टके के अनुसार निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है। बिल्कुल स्टेटमेंट सत्य है। इसका कारण क्या है? इस प्रकार के परीक्षण के मुख्य रूप से केवल दोष या कमियों को निकालने पर बल दिया जाता है। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है जी, ये पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, दिगंतर और परंपरागत शिक्षा प्रणाली के शैक्षिक दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या है? तो दिगंतर जो है रटंत प्रणाली के बजाय गतिविधियों आधारित और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देता है। ये सही आंसर हो गया इसका भी। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक संगठनों द्वारा विद्यालय प्रबंध समितियां एमसीजीज को सक्रिय करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल के लिए धन जुटाना, शिक्षा में समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व को बढ़ाना। ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, संबत हमारे ये 60। आगे देखिए, साधारण सभा की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारण सभा की बैठक 1 वर्ष में न्यूनतम 3 बार होनी चाहिए। ठीक है, और राजस्थान में साधारण सभा की बैठक प्रति 3 माह में 1 बार, सत्र में 4 बार आयोजित होती है। तो ये भी सही है। इसके अलावा आप देखिए, अर्थात ये सही नहीं है, 4 बार सत्र में नहीं हो सकती। इसके अलावा बैठक को पूर्व सूचना कम से कम 4 दिन पहले देनी अनिवार्य है। ये सही है। यदि कोरम मतलब गणपूर्ति पूर्ण न हो तो 7 दिन में पुनः बैठक का आयोजन करना होगा। तो 1 3 4 सही है, केवल 1 3 और 4 सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट 1 का 2 से मिलान करना है। एक तरफ राइटर है, दूसरी तरफ उसके कार्य से संबंधित है। डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग
तो डेमिंग ने क्या किया था? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के जनक के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। तो ए के अंदर 2 कहां है? तो ए के अंदर 2 केवल एक ही जगह है, तो यहीं से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एडवर्ड सालिस संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन पुस्तक के लेखक है। 1992 के अंदर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। टेरी लियोन्स जो है प्रबंधन की वह क्रिया जो लोगों की सेवाओं को प्रयोग में से उत्पन्न होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और डीएम डॉक्टर एमबी फॉरमैन संबंधों को इस प्रकार से बनाना कि अधिकतम योगदान मिल सके, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपके मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन थे। धन्यवाद सभी को। सभी साथियों का प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। ग्रेड फर्स्ट के टेस्ट नंबर 12 का साइकोलॉजी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो यहाँ कुछ सिद्धांत दिए हैं और इसकी विशेषता दी गई है। तो यहाँ देखिए पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तो कौन सा सम्मिलित है? तो आत्मनियंत्रण। देखो पहला है आत्मनियंत्रण। तो आत्मनियंत्रण का होगा आपका बाह्य अनुशासन के बजाय स्वयं पर नियंत्रण। ये आत्म का मतलब स्वयं होता है, तो स्वयं पर नियंत्रण। तो ए में देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। आत्मनिर्माण, आत्मनिर्माण का मतलब होता है भाग्य का, स्वयं का निर्माण करना। तो बी में हो जाएगा आपका 4। तो ये उत्तर हो जाएगा अपना। देखो ए में 2 आ रहा है, तो ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। अपने आप को पूर्ण इकाई के बनाने का सिद्धांत। तो इच्छाओं और संघर्षों में खंडित न होना, अलग अलग न बांटना। तो आंसर हो जाएगा ए। बावन नंबर का आपका क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो देखो यहाँ आप ये देख लीजिए, जैसे एंजाइटी का नहीं, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन है, बिंज ईटिंग है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो ईटिंग खाने से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाने। तो वजन बढ़ने की चिंता किए बिना अत्यधिक खाना, तो बिंज ईटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बिंज ईटिंग। तो सी में आप देखिए, सी में 1 कौन से में हो रहा है? तो सी में 2 बार हो रहा है। अब आप देखिए बी में डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन का मतलब होता है रुचि का अभाव, ऊर्जा में कमी और नकारात्मक विचार। तो ये देख लीजिए आप कि ए में 3 और बी में 4 हो। तो ए में 3 और बी में 4, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो देखो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी है वास्तविक या काल्पनिक स्थितियों में अत्यधिक भय की स्थिति को क्या कहते हैं? एंजाइटी कहते हैं। फिर आता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या है? रुचि का अभाव, ऊर्जा में कमी और नकारात्मक विचार। बिंज ईटिंग का मतलब वजन बढ़ने की चिंता किए बिना अत्यधिक खाने को क्या कहते हैं? बिंज ईटिंग कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर मेनिया और अवसाद को बारी बारी से आना बाइपोलर डिसऑर्डर कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो कौन सा कथन सही है? मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक विकारों की अनुपस्थिति का नाम है। तो मानसिक विकार का अभाव नहीं है ये। तो ये कथन क्या है? गलत है। मानसिक स्वास्थ्य एक गतिशील अवधारणा है, ये राइट है। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ये भी राइट है। नैतिकता मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है, ये गलत है। 2 और 3 राइट है। 2 और 3 सही है। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पूछा है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में पीटर सेल्वे और जॉन मेयर ने किया था। डेनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है जिसे सीखा नहीं जा सकता। तो ये तो गलत है।
उच्च संवेदनशील बुद्धि वाले व्यक्ति बदलते वातावरण के साथ जल्दी व्यवस्थित हो जाते हैं। ये राइट है, तो यहां आपका हो जाएगा, ये भी राइट है और ये भी राइट है, तो 1 और 3, तो सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, लगातार ही दिया, तो और भी बच रहेगा कोई क्वेश्चन इसके अलावा? देख लेते हैं तो कोई शब्द। ये समाज उर्दू वाला, हाँ यही लिए हुए हैं, तो इसमें और है क्या? एक 56 देख लेते हैं। एक और है, एक क्वेश्चन और है इसमें। निम्न कथन पर विचार कीजिए, भावनात्मक बुद्धि स्वयं दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की योग्यता है। तो ये सही कथन है। उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति बदलते वातावरण के साथ जल्दी व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, तो ये गलत है। डेनियल गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि एक सीखी जाने वाली योग्यता है, ये भी सही है। तो ए और सी यहाँ राइट है, ए और सी राइट।